चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज जो है हमारे भारत में लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेज जो है हमारे भारत में कितने वर्षों तक शासन किया, तो याद रखिएगा 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। कहा जाता है कि अंग्रेज जो हमारे भारत में लगभग 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? आया था। आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों का आगमन जो है, ब्रिटिश कंपनी का जो आगमन है हमारे भारत में कब हुआ, तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। कब हुआ? तो याद रखना क्या चीज? 1600 ईस्वी में। तब जो महारानी थी, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उन्हें एक अधिकार दिया गया था। क्या किया गया था? मतलब ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्हें एक अधिकार दिया गया था कि आप भारत जाइए और भारत जाकर क्या कीजिएगा? 15 वर्ष तक आप व्यापार कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भारत में दिया, तो याद रखिएगा कि रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्हीं ने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए आदेश दिया। और जो अंग्रेजी कंपनी है वो हमारे भारत में आया और उसी कंपनी ने 200 वर्ष तक हमारे देशों को क्या किया? लूटा। तो आज चलेंगे उनके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार सुधारा गया। हमारे भारत के जो भी अर्थशास्त्री हैं, जो महान नेता हैं, उन्होंने किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाई, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं, थोड़ा अर्थव्यवस्था का परिचय देख लेते हैं। दिया गया है कि अर्थव्यवस्था किसी देश, क्षेत्र या समाज में उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली को दर्शाता है। मतलब हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में जो है क्या किया जाता है, जो देश है हमारे समाज में जो उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उन सभी चीजों को दर्शाया जाता है हमारी अर्थव्यवस्था में। किसमें? हमारी अर्थव्यवस्था में उन्हीं चीजों को दर्शाया जाता है कि हम अपने भारत में कितने वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, कितने वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और कितने वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं? आयात और निर्यात कर रहे हैं। उनको दर्शाया जाता है किसमें? अर्थव्यवस्था में। कहा जाता है यह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों और संस्थानों का एक संगठित ढांचा है। मतलब हमारे समाज में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाती है, आर्थिक गतिविधियां की जाती है, हमारे भारत में जो संसाधन है, जितने भी संस्थानें हैं, इन्हें क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। और उनका जो अध्ययन हम करते हैं वो भी किस में करते हैं? ये एक ढांचा है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? इस प्रकार की ढांचा है। और जो हम क्या करते हैं, जो समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता है। मतलब हमारी जो भी आवश्यकता है इसको क्या करती है? इसी ढांचा के तहत वो पूरा की जाती है। तो ये है हमारा अर्थव्यवस्था का परिचय। और जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। और अर्थव्यवस्था जो है, उन्हें अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अर्थव्यवस्था जो है वो पढ़ा रहे हैं, हेलो नहीं बोलेंगे। चलिए आगे जो है आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो जो अनेक अर्थशास्त्री हैं हमारे भारत के, अनेक अर्थशास्त्री, उन्होंने अर्थव्यवस्था का परिभाषा अपने ढंगों से पेश किया, जिसमें दिया गया आर्थर लेविस के द्वारा। आपसे पूछा जाए, अक्सर देखा गया है एग्जाम में कि इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि आर्थर लेविस के अनुसार या ब्राउन के अनुसार क्या कि अर्थव्यवस्था को क्या करें? परिभाषित करें। तो दिया गया है आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का प्रयोग करता है। मतलब अर्थव्यवस्था का हम उपयोग किसके लिए करते हैं? तो संपूर्ण राष्ट्र में इसका क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है और इससे हमें संतुष्टि प्रदान होती है और इन्हीं से जो भी हमारी उपयोगिता का संसाधन है हम उसको अर्जित कर पाते हैं। फिर आगे दिया गया है, ब्राउन के द्वारा कहा गया है, इसे अक्सर जो है एग्जाम में ब्राउन के अनुसार ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था आजीविका की क्या है? एक प्रणाली है। आपसे जब पूछा जाएगा सिर्फ कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें तो लिखना है कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है और इसके सहायता से हम अपने जीवन में जो भी संसाधन की उपयोगिता होती है हम उसे पूरा कर पाते हैं। क्या लिखना है कि अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसके सहायता से हम अपने जीवन के सारे वस्तुओं को क्या करते हैं?
या जो भी हमारे उपयोगिता के संसाधन है उसको अर्जित कर पाते हैं। यही क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर? तो आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर। किसके आधार पर? तो आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। दिया गया पहला प्राथमिक अर्थव्यवस्था या प्राथमिक क्षेत्र। क्या? प्राथमिक क्षेत्र। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके कारण हम अपने जीवन में जो भी संसाधन की उपयोगिता होती है उसे हम क्या कर पाते हैं? पूरा कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? पूरा कर पाते हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था को क्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि इससे क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, या जब आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में क्या करें? अंतर लिखें, तो यहाँ से जो प्रश्न है हर साल देखने को मिला है और पूछा ही जाता है। दिया गया प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं या प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप उन्हें बताइएगा कि जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जिसके अंतर्गत पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना मतलब आखेट, इन सभी चीजों को रखा जाता है, उन्हें ही हम कहते हैं क्या? प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र। क्या? कृषि क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा कि कृषि को किस में रखा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस ढांचे में या किस प्रकार में कृषि को रखा जाता है, तो याद रखिएगा किस में रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि आखेट को किस में रखा जाता है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो यहाँ से जो है अक्सर जो है प्रश्न पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के क्रिया के आधार पर कितने भाग? 3 भाग। दूसरे भाग के पास दिया गया है द्वितीयक क्षेत्र। क्या? द्वितीयक क्षेत्र। अभी बताया गया आपको कि अर्थव्यवस्था जो है इसे मुख्यतः क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र। क्या? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो है द्वितीयक क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है तो आप उन्हें बताइएगा कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब द्वितीयक क्षेत्र में किसके बारे में हम जानते हैं? आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा कहा जाता है कि इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय निर्माण, कार्य जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली इत्यादि आते हैं। मतलब इसके अंदर मुख्यतः किसे रखा जाता है? तो उद्योग को रखा जाता है। आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर उद्योग का उदाहरण देता है तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र को ही अन्य नाम से हम क्या करते हैं? पुकारते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्रिया के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब आज अगर क्लियर जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो एक बार हाँ कहें। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अगर आप लोग हमें सुन पा रहे हैं अच्छे ढंग से तो हाँ करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो या समझ ना आए तो कृपया आप कमेंट करें। आपके कमेंटों को देखा जा रहा है, फिर हम क्या करेंगे उस पर देखेंगे थोड़ा।
अगर किन्हीं बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंटों को देखा जा रहा है। चलिए, हाँ, कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के तीसरे जो भाग हैं, तीसरे जो क्षेत्र हैं, उन्हें कहा जाता है क्या चीज? तृतीयक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र को अन्य नाम से पुकारते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य नाम से पुकारते हैं औद्योगिक क्षेत्र, उसी प्रकार जो है तृतीयक क्षेत्र, इन्हें अन्य नाम मतलब सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दिया गया है कि सेवा क्षेत्र, आपसे पूछा जाएगा कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र में ये क्या करता है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाए, जी जी मैथ का भी किया जाएगा, कल जो है संख्या पद्धति क्लास 10th के पहले अध्याय जो है उसका करवाया जाएगा। आप लोग सोर्स जो भी हो थोड़ा रिवीजन कर लें, कल जो है कल से मैथ की क्लास को शुरू किया जाएगा। क्या है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र हो गया, और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहब जो हैं वो क्या करते हैं? सेवा देते हैं, इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस को किस में रखा जाएगा, तो वो तृतीयक क्षेत्र में रखा जाएगा। शिक्षक जो आएंगे वो किस क्षेत्र में आएंगे? तो तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिख के दिया गया है इसलिए दिया गया है ताकि आप क्या करें? अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसे लिख पाएं, इसलिए क्या किया गया है? टाइप करवा के दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या जो हो उत्पन्न ना हो। अगले जो भी क्लास होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव का भी क्लास करवाया जाएगा, मतलब पूरे किताब का जो है पूरे लेसन से अध्याय से निचोड़ निकाला जाएगा, जो भी अलग अलग प्रकाशन की बुक हैं उनसे निकाला जाएगा ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या जो है आप लोगों को उत्पन्न न हो। चलिए, अगले आगे दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के अभी जो बताया गया वो किसके आधार पर बताया गया, तो याद रखिएगा क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर बताया गया है। विश्व में जो है मुख्यतः 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं। कितने अर्थव्यवस्थाएं? 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें कहा गया है कि पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहा जाता है इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। सॉरी, इसमें शायद क्या किया गया है, हाँ सही है कि इसमें क्या होता है? उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो क्या होता है? निजी व्यक्ति के हाथों होता है। मतलब निजी व्यक्ति मतलब क्या? पूंजीपति, जो भी पूंजीपति वर्ग के जो व्यक्ति आते हैं उनके वर्ग में क्या होता है? उनके हाथों क्या होता है कि जो भी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, वो किनके हाथों रहता है? तो निजी व्यक्तियों के हाथों रहता है। और इसका लाभ भी कौन लेंगे? तो जिनके हाथ सत्ता रहेगी वही क्या करेंगे? लाभ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर भाषा में आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों होता है। किनके हाथों होता है? तो निजी व्यक्तियों के हाथों होता है, और उनका लाभ भी कौन लेते हैं? निजी व्यक्ति ही लेते हैं। कौन लेते हैं? लाभ जो है निजी व्यक्ति ही लेते हैं। इन्हीं को कहा जाता है क्या चीज? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? दिया गया है जहां आपको बताना है कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के पास हो। किसके पास हो? सरकार के पास हो, और उसका लाभ जो है वो सामाजिक स्तर पर क्या होगा? विभाजित किया जाएगा। मतलब सामाजिक स्तर पर, मतलब लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उनके लाभ को बांटा जाएगा। उसी को कहा जाता है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब समाज के लिए कार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? समाज के लिए कार्य किया जाएगा। और उत्पादन के साधनों का भी स्वामित्व किनके हाथों रहेगा? तो याद रखिएगा, इसका जो संचालन करेगा कौन करेगा? देश करेगा। देश की जो सरकार है वो क्या करेगी? ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का संचालन करेगी। आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीवादी, तो पूंजीवादी निजी व्यक्ति के हाथ
और समाजवादी सरकार के हाथों। पूंजी व्यक्ति का लाभ जो है वो निजी व्यक्ति लेगा और समाजवादी का जो लाभ है वो समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। आगे दिया गया है तीसरा प्रकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा, मिश्रित मतलब क्या होता है? मिला हुआ। क्या? मिला हुआ। तो इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को रखा जाता है। क्या किया जाता है? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को रखा जाता है। उसी को कहा जाता है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात आप कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के भी हाथ होता है और सरकार के हाथों होता है। किनके हाथों होता है? तो निजी व्यक्तियों के हाथों होता है और सरकार के हाथों होता है। उन्हीं को कहा जाता है क्या चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपसे पूछा जाए कि भारत में, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जाए कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चीन जो है, चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा चीन, क्यूबा जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि यहाँ जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, जिन्हें कहा जाता है कृषि क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक, जिसे कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा जो है जिसे कहते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि विश्व में मुख्यतः अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि विश्व में भी मुख्यतः अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत में जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इन देशों में जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और हम जो है अपना बेस्ट से भी बेस्ट आप लोगों को दे सकें। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इन चीज़ों में कंजूसी नहीं करना है। अगर आप क्या कीजिएगा, इनमें कंजूसी कीजिएगा तो मेरा मन जो है सबके कमेंट को देखा जा रहा है। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके कारण कोई अन्य बच्चे भी पढ़ सकें। और जितने भी आप लोगों को बताया जाएगा, एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा, इसकी फुल गारंटी जो है लेते हैं। एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। हो सके तो आप अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि अर्थव्यवस्था का विकास। क्या है? अर्थव्यवस्था का विकास। तो कहा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास किसी भी देश की समृद्धि और जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है। मतलब देश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनके जीवन स्तर को अगर सुधारना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने अर्थव्यवस्था में विकास करेंगे। क्या करेंगे? अपने अर्थव्यवस्था में विकास करेंगे, तभी अपना जो देश है उसे क्या कर सकते हैं? खुशहाल रख सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बना सकते हैं। दिया गया यह केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और
पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अगर इसमें हम विकास करते हैं तो सिर्फ ये हमारी आर्थिक गतिविधि, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में ही सुधार नहीं करेगा, बल्कि हमारे समाज को भी बदलेगा। किसको बदलेगा? समाज को भी बदलेगा, और पर्यावरणीय कारक जो है उसमें भी परिवर्तन करेगा। तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के स्थिति को देखते हुए इनमें क्या किया गया? बदलाव किया गया, उसमें कुछ क्रियाएं लाई गई। तो उन्हीं क्रियाओं के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। दिया गया सबसे पहला जो है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। सुनने में लगता है क्या कि आर्थिक मतलब क्या? हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। दिया गया है कि आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में होने वाली समग्र वृद्धि सुधार से है, जहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। यह केवल आय में वृद्धि तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, बुनियादी सुविधाएं इत्यादि को शामिल किया जाता है। मतलब समाज में जितने भी वर्ग या जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, समाज में जितने भी वर्ग के जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर को क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा उठाया जाएगा। इसी को कहा गया क्या चीज? आर्थिक विकास कहा गया है। क्या कहा गया? आर्थिक विकास कहा गया है। ये हमारे शिक्षा स्तर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। हमारे जो जीवन प्रत्याशा है उनको ऊंचा करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। एक सामाजिक स्तर पर। किस पर? एक सामाजिक स्तर पर। और जितने भी समाज में लोग निवास कर रहे हैं, जितने भी समाज में लोग निवास कर रहे हैं, सभी को क्या होगा? समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी को कहा जाता है क्या चीज? आर्थिक विकास। क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास। आगे दिया गया है कि प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार ये क्या कहते हैं आर्थिक विकास के बारे में? ये कहते हैं कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध है। ये कहते हैं कि ये हमारे श्रम क्षमता को, मतलब क्या काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन इसके कारण ही क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि भी होता है। क्या होता है? इसके कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होता है। किनके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। ऐसे ये एग्जाम में जो है वो पूछा नहीं जाता है। आगे दिया गया है प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार। किनके अनुसार? प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार ये क्या कहते हैं? आर्थिक विकास के मत में कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब इनका कहना है कि एक लंबे समय में, एक लंबे टाइम पीरियड में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब हमारे अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय होती है इनमें वृद्धि होती है। किनके कारण? तो राष्ट्रीय विकास के कारण। किनके कारण? राष्ट्रीय विकास के कारण। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है आर्थिक वृद्धि। क्या है? और आर्थिक वृद्धि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसे बढ़ाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक वृद्धि में क्या होता है? तो आर्थिक वृद्धि में सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी कराई जाती है या उन्हें बढ़ाया जाता है। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि समावेशी विकास क्या है। तो कई बार ये जो है प्रश्न वो पूछे जा चुके हैं कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं या समावेशी विकास किसे कहा जाता है। तो लिखा गया है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। मतलब इसमें क्या होता है कि समाज में जितने भी वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, किन्हीं को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किन्हीं के साथ भी छुआछूत की धारणा जो है वो लागू नहीं की जाएगी और सोचा जाएगा कि सभी को एक समान रूप से उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए। तो उसी को कहा जाता है क्या चीज? सामाजिक विकास। क्या कहा जाता है? सामाजिक विकास। आए दिन देखते हैं कि हमारे समाज में जात पात को लेकर क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। नर नारी में भेदभाव किया जाता है। तो इन सभी चीजों को दूर रखा जाता है
और एक अच्छे समाज के निर्माण हेतु सभी के जीवन स्तर को ऊंचा किया जाता है, मतलब इनमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि सतत विकास या सतत पोषणीय विकास क्या है? क्या है? सतत विकास या सतत पोषणीय विकास क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सतत पोषणीय विकास जो है या सतत विकास जो है ये क्या करती है, हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है, जैसे ज्योग्राफी में बताया गया, ज्योग्राफी वाला संसाधन पर था, ये जो है इकोनॉमिक्स से, इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये जो है वर्तमान समय में हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा। क्या करेगा? हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता किए। इनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। मतलब क्या करेंगे, हम तो संसाधनों का उपयोग करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास है उसका जो उपयोग हम लोग करेंगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए भी, किसके लिए? आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बचा कर रखेंगे, ताकि आकर जब वो आए तब उन्हें किसी भी संसाधन की कमी महसूस ना हो, अर्थव्यवस्था उन्हें कमजोर ना दिखे। इसी को कहा जाता है क्या चीज? सतत विकास या सतत पोषणीय विकास। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास अगर अच्छा लग रहे तो लाइक करें। देखा जा रहा है आपके कमेंट को। बहुत कंजूस हैं आप लोग। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो भी बताएं ताकि उसको दूर किया जाए। कहीं समझ नहीं आ रहा है तो वो भी बोले। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपसे पूछा जाए कि सतत पोषणीय विकास क्या है या सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है, जिसके तहत समाज में निवास करने वाले लोग क्या करेंगे, उन संसाधनों का उपयोग करेंगे और आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके लिए भी बचाकर रखेंगे, ताकि जो है वो भी क्या कर सके, उन चीजों का, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, उन्हें जो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी कमजोर ना लगे। आगे दिया गया है आर्थिक नियोजन। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना। मतलब राष्ट्र में जो भी संसाधन होंगे, मतलब हमारे देश में जो भी संसाधन होंगे, उनका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाएगा कि हमारे देश जो है, हमारे देश का क्या हो, विकास हो सके। क्या हो सके? विकास हो सके। देश के संसाधनों को इस तरीके से, इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हमारा देश क्या हो, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे हो, आर्थिक दृष्टिकोण से विकास कर सके। इसी को कहा जाता है क्या चीज? आर्थिक नियोजन। क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि राष्ट्र की प्राथमिकता के लिए, मतलब देश की प्राथमिकता हेतु देश में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि हमारा देश जो है क्या हो, अर्थव्यवस्था में आगे हो, अर्थव्यवस्था में स्तर जो है अपना ऊंचा करे। आगे दिया गया है योजना आयोग। ये जो है कई बार प्रश्न पूछा गया और हर साल जो है यहां से प्रश्न आता ही है कि योजना आयोग के बारे में बताएं। योजना आयोग का जो है गठन कब हुआ था, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे। हर साल जो है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कहा जाता है कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, तो आपको बताना है 15 मार्च 1950 में क्या किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। और जब योजना आयोग का गठन किया गया था
तब जो थे हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जाएगा कि योजना आयोग के गठन के समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 15 मार्च 1950। कब हुआ था? 15 मार्च 1950। अगर ये पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब उस समय जो भी पद पर प्रधानमंत्री हैं वही क्या होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तब तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए कहा जाता है कि पहले भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पदेन अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि योजना आयोग जो है उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए कार्य करते हैं। 5 वर्षों के लिए नीति को चलाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं कि हमारा देश जो है 5 वर्ष में कितना आगे जा सकता है, देश में कौन सी कमियां हैं जिन्हें हमें क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। आगे दिया गया है नीति आयोग। क्या दिया गया है? नीति आयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि पहले जो था 1950 में वो क्या था? योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। बाद में इसी का जो है नाम बदला गया। क्या किया गया? नाम बदला गया और उसे कर दिया गया क्या? नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जब इसका गठन किया गया था तब इसके अध्यक्ष को मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए इसके पहले अध्यक्ष भी कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। आपको भी बताया गया था कि योजना आयोग, जब वो योजना आयोग के बारे में बताया गया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, तो हम बताए थे कि जो भी पद पर क्या रहेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे, वही क्या होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। उसी प्रकार नीति आयोग में भी है कि जो भी क्या रहेंगे? पद पर प्रधानमंत्री रहेंगे, वही क्या होंगे? उनके अध्यक्ष होंगे। तो पहले अध्यक्ष भी पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी भी पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। आगे देखा जाए कि ये जो नीति आयोग है इनके क्या कार्य होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के कार्य को लिखें, तो आपको बताना है कि देश की आर्थिक वृद्धि के लिए, मतलब हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास कर सके, उसके लिए ये क्या करते हैं? नीति तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नीति तैयार करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सो गए हैं, जिंदा हैं, जगे हैं। तो एक बार रिप्लाई दीजिए सारे बच्चे। क्या आप लोगों को नींद आ रही है? मेरे प्यारे, चलिए आगे देखते हैं नीति आयोग के क्या कार्य हैं। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के जो कार्य हैं, पहला क्या? देश के आर्थिक वृद्धि के लिए ये क्या करते हैं? नीति तैयार करते हैं। फिर अपने देश में अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। अनुसंधान मतलब कार्य क्या? जो वाणिज्यिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है, उनमें बढ़ावा देते हैं। आगे दिया गया है कि देश के विकास के लक्ष्यों को अपनाने एवं उस पर निगरानी रखना। मतलब ये देश के विकास में जो लक्ष्य बना, वो पहले से ही क्या करते हैं? 5 साल उनको चलाना है, तो 5 साल में वो लक्ष्य बनाते हैं कि अपने देश के इन विभागों में क्या करना है? विकास करना है। और जहां जहां विकास करना है वो कामों को बांटते हैं और उन पर निगरानी रखते हैं,
ताकि क्या है, वो जो काम है, जो एक लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, उसे ये पूरा कर सकें। आगे दिया है कि केंद्र और राज्यों के लिए नीति तैयार करना, मतलब ये केंद्र और राज्य के लिए क्या करते हैं, नीति तैयार करते हैं, जिससे केंद्र का भी विकास हो सके और राज्य का भी विकास हो सके। आगे दिया गया है कि आकस्मिक मुद्दों का निपटारा करना। मेरे प्यारे बच्चों, मानिए अगर देश में किसी भी प्रकार की घटना घटती है या किसी भी प्रकार की आकस्मिक आपदा आ जाती है, तो उन चीजों से लड़ने के लिए भी ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, निपटारा करते हैं। तो ये सारा कार्य जो है वो किनका है, तो नीति आयोग का है। किनका है, नीति आयोग का। आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो याद रखना है कब, 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का जो है वो गठन कब किया गया था, तो याद रखना है योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC क्या है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC का जो गठन किया गया था 6 अगस्त, कब, 6 अगस्त, सॉरी यहाँ जो लिखा गया है वो 16 लिख दिया गया है, तो याद रखना क्या चीज, 6 अगस्त 1952 में किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब NDC का गठन किया गया था। इसका गठन जो है आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल बनाना और सहयोग करना, मतलब क्या करना, तालमेल बनाना और सहयोग करना, ये इनका कार्य है। मतलब योजना आयोग में जो नीति तैयार किया गया है कि 5 वर्षों तक अपने देश में किस प्रकार विकास करना है, तो वो क्या करते हैं, ये तालमेल बनाते हैं किनके साथ, राज्य सरकार के साथ और योजना आयोग के बीच, ताकि जो है इनका विकास जो है अच्छे ढंग से हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखना है इसके पदेन सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, इनके जो पदेन सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, इनके पदेन सदस्य जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मौद्रिक विकास। यहां से भी मेरे प्यारे बच्चों कई बार जो है प्रश्नों को पूछा गया है और हर साल जो है यहां से पूछा ही जाता है कि मौद्रिक विकास से आप क्या समझते हैं, मौद्रिक विकास के बारे में बताएं या उनकी कहानी को समझाएं। तो चलिए, मौद्रिक विकास मतलब मुद्रा के क्षेत्र में आई विकास। दिया गया है कि मौद्रिक विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, किसकी आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय संस्थान और मौद्रिक नीति के विकास से है। मतलब इन सभी चीजों के विकास का संबंध जो है वो किससे है, मौद्रिक विकास से है। किससे है, मौद्रिक विकास से है। मतलब मुद्रा के रूपों में क्या किया गया, परिवर्तन लाया गया, उन्हीं को कहा गया है क्या चीज, मौद्रिक विकास कहा गया है, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता आई। क्या आई, देश में आर्थिक स्थिरता आई। यह है हमारा क्या चीज, मौद्रिक विकास। क्या है, मौद्रिक विकास। आगे दिया गया है कि मौद्रिक विकास जो है पहले कहा जाता जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब जो है हम वस्तुओं का लेन देन भी करते थे। जैसे अभी हम क्या, मानिए किसी वस्तु को खरीदना है, मानिए कुरकुरे खरीदने जाना है, तो हम लोग दुकान जाते हैं और दुकानदार को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, मुद्रा देते हैं, और उसके बदले वो क्या करता है, हमें कुरकुरे देता है या और भी कोई सामान जो है हम क्या करता है वो हमें देता है। लेकिन पहले जो है जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब जो है हम
सामानों का आदान प्रदान किस प्रकार करते थे, वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार करते थे, तो उनके बारे में जानेंगे। तो दिया गया है, आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ये भी पूछा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। क्या वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जब वस्तुओं के द्वारा, किसके द्वारा, वस्तुओं के द्वारा वस्तु का लेन देन किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं के द्वारा वस्तु का लेन देन किया जाता है, तब उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। आपसे पूछा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो जब क्या किया जाता है, वस्तुओं के द्वारा वस्तु का लेन देन किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे दिया गया है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है। क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? तो कहा जाता है मुद्रा के द्वारा, किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे अभी हम दुकान जाते हैं और दुकान से क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं तो किसके बदले खरीदते हैं? तो मुद्रा, हम उसको पैसा देते हैं और वो हमें क्या करता है? सामान देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय प्रणाली। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली में क्या अंतर है, तो वस्तुओं के द्वारा वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, और मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। आगे देखते हैं, दिया गया है बैंकिंग प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, मुद्रा विनिमय प्रणाली हो गया। आगे दिया गया है बैंकिंग प्रणाली। क्या है? बैंकिंग प्रणाली। इसमें कहा जाता है बैंकिंग प्रणाली में कि बैंक के माध्यम से चेक द्वारा क्या करते हैं हम लोग? विनिमय करते हैं। क्या करते हैं? किसके द्वारा? चेक के द्वारा क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। उसे कहा जाता है क्या चीज? बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, तो चेक के माध्यम से वस्तु का लेन देन जो है वो जो करते हैं उसे कहा जाता है क्या? बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकिंग प्रणाली। आगे दिया गया है कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। क्या? कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो आप जाते होंगे बड़े बड़े होटलों में, तो क्या है कि आप कुछ साइन देते हैं, मतलब क्या, काउंटर पर जाते हैं, आप पैसा देते हैं और वो उसके बदले क्या करता है? टोकन देता है, मतलब साइन देता है। और जैसे ही ले जाकर उस काउंटर पर देते हैं, मतलब जहां क्या किया जा रहा है, वस्तुओं को दिया जा रहा है, वो समझ जाता है कि इस टोकन का वैल्यू क्या है। तो वही होता है किसमें? कोर बैंकिंग प्रणाली में। किसमें? कोर बैंकिंग प्रणाली में। कहा जाता है इसके अंतर्गत एक संकेत से, क्या, एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति के उसी बैंक के माध्यम से पैसे का स्थानांतरण किया जाता है। मतलब क्या है? एक साइन दिखाया जाएगा, क्या किया जाएगा? एक साइन दिखाया जाएगा, एक संकेत दिखाया जाएगा, और संकेत देखते ही बैंक का जो मैनेजर है वो एक अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में क्या करेगा? पैसा को भेजेगा। इसी को कहा जाता है क्या चीज? कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या कहा जाता है? कोर बैंकिंग प्रणाली। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है कि एटीएम क्या है। क्या है? एटीएम क्या है? एटीएम प्रणाली है तो कहा जाता है कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर, क्या है? प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर, किसके आधार पर? सूक्ष्म संकेत के आधार पर हम पैसे को क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसे ही कहा जाता है क्या चीज? एटीएम प्रणाली। क्या कहा जाता है? एटीएम प्रणाली। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न जो है पूछा गया है कि एटीएम किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा एटीएम का जो पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। क्या आप कह सकते हैं कि स्वचालित टेलर मशीन भी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है ये कि हम अपने पैसे को
24 घंटा मतलब 24/7 जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। वो हो गया क्या, एटीएम मशीन। क्या हो गया, एटीएम मशीन। और ये जो एटीएम प्रणाली बताया गया है वो एटीएम कार्ड के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, कार्ड के बारे में बताया गया। ऐसे कार्ड नीचे दिया गया है कि डेबिट कार्ड क्या है। आगे दिया गया है कि डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। क्या, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। तो आपके पास अगर घर में एटीएम हो तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है क्या चीज, डेबिट कार्ड। क्या लिखा रहता है, डेबिट कार्ड। कहा जाता है ये बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड है। आपसे पूछा जाएगा कि एटीएम क्या है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक कार्ड है। डेबिट कार्ड क्या है, तो ये भी प्लास्टिक कार्ड है। आपसे पूछा जाए क्रेडिट कार्ड क्या है, तो ये भी प्लास्टिक कार्ड है। इसको रखा जाता है प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि क्रेडिट कार्ड क्या है, तो प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट कार्ड क्या है, तो ये भी क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने पैसे को जमा कर सकते हैं इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा ये जो डेबिट कार्ड है वो भी बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है और क्रेडिट कार्ड जो है वो भी बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। कहा जाता है यह प्लास्टिक का एक कार्ड है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो धारक हो गया, धारक मतलब जिसको दिया गया है। मानिए हम क्या है, मेरा अकाउंट जो है वो बैंक में खुला है और बैंक के द्वारा क्या किया गया, क्रेडिट कार्ड हमें दिया गया, तो हम बैंक के लिए क्या हो गए, धारक हो गए। और क्या करेंगे, हम उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी वस्तु को ले सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सुविधा जो है किनके द्वारा प्रदान की जाती है, बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। आपसे प्यारे बच्चों पूछा जाए कि क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, तो दोनों जो है वो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। एक से हम क्या कर सकते हैं, पैसे को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक से जो क्या किया जाता है, क्रेडिट कार्ड, उससे हम पैसे ले सकते हैं। तो पैसे जो लेंगे वो बैंक से उधार होगा। किससे उधार होगा, बैंक से उधार होगा। बाद में उसे क्या करना होगा, चुकाना होगा। आगे दिया गया है कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। क्या है, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। मतलब हमारे देश का जो विकास हुआ है उसको हम किस प्रकार जानेंगे, किस प्रकार जान सकते हैं, उसके बारे में हमें इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। दिया गया है पहला, राष्ट्रीय आय। कई बार जो है देखा गया है, अक्सर बिहार बोर्ड के प्रश्नों में ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। क्या, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय किसी देश की कुल आर्थिक गतिविधियों को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह एक निश्चित अवधि में किसी देश के उत्पन्न की गई कुल आय या उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। मतलब क्या कि एक वर्ष में, माना जाए कि एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश में जितने भी वस्तु हैं, हमारे देश में जितने भी वस्तु हैं, उनका उत्पादन हुआ, उनका क्या मौद्रिक मूल्य है, उन्हीं को जो है हमारे देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारे देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि दिए गए वर्ष में या दिए गए एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। क्या, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय ये क्या करता है, एक हमारे देश में जो जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनके आय को क्या करता है, ये मापता है। क्या करता है, उनके आय को मापता है। देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को वहां के कुल जनसंख्या से विभाजित करने के बाद, माना जाए कि हमारे देश का जो कुल इनकम है 100 रुपया है। कितना है, हमारे देश का कुल इनकम जो है वो
100 रुपया है और देश का जो कुल जनसंख्या है वो क्या है 10 है। क्या है? देश की जो कुल जनसंख्या है वो 10 है और देश का टोटल इनकम कितना है 100 है। तो हम क्या करेंगे 10 से 100 को भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। मतलब देश के कुल आय के मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या को जब भाग दिया जाता है तो जो भागफल आते हैं वही क्या कहलाते हैं राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। सॉरी, प्रति व्यक्ति आय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है। आगे दिया गया है एक रिपोर्ट पेश किया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा एक भारत का जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है कि 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय जो है 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब क्या 4,53,000 प्रति व्यक्ति वर्ष से अधिक है, वह विकसित देश है। आपसे पूछा जाएगा कि विकसित देश किसको कहते हैं या कह सकते हैं, तो जहां की प्रति व्यक्ति आय क्या हो 4,53,000 से अधिक हो। किसके अनुसार? 2006 के अनुसार। किसके अनुसार? 2006 के अनुसार। अगर 2004 में किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से अधिक होगी तो वो कहलाएगा किस देश का वासी? विकसित देश का। किसका कहलाएगा? विकसित देश का कहलाएगा। और कहा गया है अगर वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये है, या तो 37,000 है या 37,000 से क्या है कम है, उस आय वाले देश को कहा जाता है, उस आय वाले देश को कहा जाता है विकासशील देश। क्या कहा जाता है? विकासशील देश। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? हमारे भारत को रखा गया है विकासशील देश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया है? विकासशील देश के अंतर्गत रखा गया है कि हमारा देश जो है वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, मतलब विकास की ओर अग्रसर है। आगे दिया गया है मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI। क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें बताया गया है कि मानव जो है एक कार्यक्रम के तहत, मतलब एक वित्तीय वर्ष के तहत कितना विकास कर चुका है। दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें मानव विकास के स्तर को मापा जाता है। मतलब क्या किया जाता है? मानव विकास मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंदर मानव कितना विकास किया है, उसके जीवन स्तर में कितना सुधार आया है, उस चीज को मापता है कौन? मानव विकास सूचकांक या HDI। क्या? मानव विकास सूचकांक या HDI। कहा जाता है कि इसे पहली बार 1900 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, किनके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा। ये कौन थे? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। उनके बाद जो है भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन, कौन? अमृत सेन, उनके द्वारा क्या किया गया था? ये HDI मानव विकास जो है सूचकांक उसको तैयार किया गया था। क्या किया गया था? मानव विकास सूचकांक को तैयार किया गया था, ताकि इससे समझा जा सके कि एक देश में जो मानव निवास कर रहे हैं, जो लोग निवास कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर में एक वित्तीय वर्ष में कितना सुधार आया है। आगे देखिए, दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक कौन कौन हैं। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक कौन कौन हैं, तो देखा जाएगा क्या? जीवन प्रत्याशा, मतलब उसके जीवन में कितना बदलाव आया है,
उनके रहन सहन में कितना बदलाव आया है, तभी हम कह सकते हैं कि मानव क्या किया है, विकास किया है। आगे है शिक्षा का स्तर, मतलब देखेंगे कि जो पहले उनके परिवार के सदस्य थे वो क्या है, शिक्षित हैं या नहीं, उनका जो नया जनरेशन है क्या उसमें शिक्षा का विकास हुआ है। अगर उसमें शिक्षा का विकास हुआ है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, मानव में विकास हुआ है। आगे दिया गया है आर्थिक विकास, क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के तहत हम कह सकते हैं कि जो उसकी पहले जीवन स्तर थी, मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में, क्या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया है तो हम कह सकते हैं क्या, मानव विकास किया है। क्या किया है, मानव विकास किया है। आगे दिया गया है राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि HDI मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या है, तो उसमें रिपोर्ट एक पेश किया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो व्यक्ति है, जो उस देश में लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो कितना विकास किए हैं। आगे है राष्ट्रीय मानव विकास, मतलब नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब क्या, NHDR। क्या, NHDR। इसमें क्या है, क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जो किसी देश या राज्य के लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य को मापता है, या मापने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी बताया गया था कि एक वित्तीय वर्ष में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो कितना विकास किया है, उसके जीवन स्तर में कितना सुधार आया है, क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, क्या आर्थिक गतिविधियों के रूप में आगे है, तो हम कह सकते हैं क्या, वो विकास किया है। कहा जाता है कि योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब जारी किया, 2002 में। कब, 2002 में। 23 अप्रैल 2002 में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया था, इसे जारी किया गया था। क्या किया गया था, जारी किया गया था। कहा जाता है कि इसमें जो केरल है सबसे ऊपर है। आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्तर पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है, तो केरल है, और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सबसे नीचे है। क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो है वो क्या है, नीचे है। आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि आधारित संरचना क्या है। क्या है, आधारिक संरचना क्या है। आधारिक संरचना का अर्थ है उन सुविधाओं या सेवाओं से जिनसे लोग क्या कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, मतलब अपने परिवार को क्या कर पाते हैं, चला पाते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक विकास हो पाती है। उन सभी क्रियाओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आधारिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आधारिक संरचना के अंतर्गत जो है इनको रखा जाता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे का जो क्लास होगा वो अगले दिन देखा जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ और लाइव क्लास में ही। कल जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का जो मैथ अध्याय जो है फर्स्ट, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वो चलाया जाएगा 7 से 8। कितने, 7 से 8। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट। चलिए, तो आज का जो है ये जो लाइव क्लास है यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।